नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एनसीईआरटी 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी का। तो आप इसको, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसको ध्यान से पूरा रीड करना। मैंने हाईलाइट कर रखा है वैसे तो, और अगर आप, मैं भी वैसे बोल के पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको बोल के नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना और आप वैसे रीड कर लेना। तो आप ध्यान से पूरा चैप्टर को, मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हाईलाइट कर रखा है। वैसे तो पूरा ही इसमें हाईलाइट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे फिर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही हाईलाइट किया है मैंने। तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। अभी देखता हूँ, जो आप इसको रीड कर लेंगे, जैसे जैसे जीव पंचगत के लक्षण, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जैसे पंचगत के लक्षण ये रीड कर लेना आप। इसमें मैंने जो मार्क कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि इसमें कोशिका प्रकार में केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी यूकैरियोटिक है। इससे भी याद कर सकते हो आप। कोशिका वृत्ति इसमें सेलुलोज की होती है, मोनेरा में कुछ में प्रोटिस्टा अपसेंट होती, उपस्थित होती है, फंजाई में उपस्थित होती है, और एनिमेलिया में अपसेंट होती है। ऐसे पोषण की विधि देख लेना। इसमें सपोसी, प्रपोसी, इसमें एनिमेलिया में प्रजनन की विधि सही घूमने, इसमें सही घूमने लास्ट के फंजाई प्लांट एनिमेलिया में निषेचन होगा। उसके बाद में सन 1969 में RH वेटेकर द्वारा पंचगत की वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई प्लांट एनिमेलिया है। यह याद कर लेना। उसके बाद में नीचे जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर, इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल, फंजाई, मोस, फरन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। ये याद कर लेना। इसके बाद में आप इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आपको मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी बना के दे दूँगा। उसके बाद में आपको, जैसे कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की व हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है, ये याद कर लेना। उसके बाद में सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एककोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ तो मोनेरा और एककोशिक जीवधारी प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आएगा, और पैरामीशियम एवं अमीबा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये याद कर लेना। पैरामीशियम एवं जिसमें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, अब इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद में आता है मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया उनके आकार पर आधार पर गोलाकार कोकस, बहुवचन में इसको कोकाई बोलते हैं, छड़ाकार बेसिलस, बहुवचन में बेसिलाई बोलते हैं, और कोमा आकार के में विब्रियम को विब्रिया, सर्पिला स्पाइरेलम, बहुवचन में स्पाइरिला बोलते हैं इसको। अब इसको मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपकी। जैसे बेसिलाई, कोकाई का स्ट्रक्चर देखना। जैसे कोकाई का स्ट्रक्चर ये गोंद, ये बॉल जैसी है। बेसिलाई कैसी है, स्पाइरला कैसी है, वे इसमें ये फ्लैजिला के साथ पाए जाते हैं। इसमें ये बीजाणु ऐसे होते हैं, विब्रियो का कोमाकार की होती है स्ट्रक्चर। इसके बाद में आप देख आद्य बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में आपको विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये आद्य बैक्टीरिया को ये रीड कर लेना। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, हेलोपी, गर्म जन्य, थर्मो एसिडोफिलस एवं कक्षेत्र मेथनोजन में पाए जाते हैं। और मेथनोजन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। आप इसको अगर ऐसे समझ में ना आए तो मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना और आप वैसे वीडियो चला के रीड कर लेना। जैसे साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल भी कहते हैं। यह हरित पादपों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेष से स्वपोषी होते हैं। उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनी तथा तंतुमय अलवणीय जलीय समुद्री स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। बैक्टीरिया में जैसे नोस्टोक एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन
कोशिका टेस्टोरिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्तर कर सकते हैं। अब मैं इनको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जैसे साइनोबैक्टीरिया को नील हरी शैवाल भी कहते हैं। हरित उत्पादों में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होती है, ये याद कर लेना इसमें। उसके बाद में दोस्तों साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनीय तंतुमय अलवणीय जलीय समुद्री स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्राय जलीय निवारण से ढकी होती है। ये प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं, प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। और उसके बाद में जैसे बैक्टीरिया जैसे एनाबिना नोस्टोक पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिर कर सकते हैं। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्थिर कर सकते हैं। टेट्रोसिस्ट, ये याद कर लेना। उसके बाद में परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुतायत से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर अपघटक होते हैं। ये मृतपोषी अपघटक होते हैं। अब इसको आपको इस टेक्सचर दिखा रहा हूँ इसकी बैक्टीरिया की। इसमें देखना आप एक डायग्राम को भी आपको याद रखना है। इसमें हिस्टोरोसिस्ट पाया जाता है ऊपर की तरफ, फिर ये बीच में से स्लेश में आच्छादित पाया जाता है। ये एक नोस्टोक शैवाल उसकी स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसमें विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइटस कैंकर जैसी बीमारी होती है। यानी कि बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, जैसे देख लेना हैजा होता है, टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है, साइटस कैंकर होता है। ये रोग होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। अब आपको मैं बताता हूँ बैक्टीरिया एक विभक्त होता है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर इसमें देखना विभक्त होता है बैक्टीरिया की। इसमें ऊपर की तरफ एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये कोशिका, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये डीएनए, ये मध्य के ये डीएनए की स्ट्रक्चर, यहाँ डीएनए इस तरह पाया जाता है। ये देख लेना स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन सेल डिवीजन द्वारा प्रजनन करते हैं और कभी कभी विपरीत परिस्थिति में बीजाणु भी बनाते हैं। ये याद कर लेना, कभी कभी विपरीत परिस्थिति में ये बीजाणु बनाते हैं। लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। और माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधार है जिनकी कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, इनमें अपसेंट होती है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति। और ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के रोगजनक होती है। ये पादपों और प्राणियों दोनों में रोगजनक होती है माइकोप्लाज्मा, ये याद कर लेना आप। उसके बाद में दोस्तों प्रोटिस्टा जगत में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोट को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लिजलेट, यूग्लिनोइड, अवपोकवंक, प्रोटोजोआ सभी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जैसे याद करना क्राइसोफाइट, डायनोफ्लिजलेट, यूग्लिनोइड, अवपोकवंक, प्रोटोजोआ के सभी को इस पुस्तक के प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। मुख्य रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय ही होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब व पक्षमार भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन और युग्मक जायकोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। फिर इसमें आएगा क्राइसोफाइट में इसमें इस समूह के अंतर्गत डायटम्स तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। क्राइसोफाइट में इस समूह के अंतर्गत डायटम्स और सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वजल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों पाए जाते हैं। ये स्वजल में पाए जाते हैं और लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। डायटम्स में कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह इसी अनुरूप से आच्छादित कवच बनाती है। इसकी भित्ति में सिलिका होती है। यानी कि डायटम्स की कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह होती है और इसकी कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, जिसके कारण ये नष्ट भी नहीं होती है। डायटम्स करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटम मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेल, सिरप के निस्यंदन में होता है। यह समुद्र के मुख्य उत्पादक है। ये आप रीड कर लेना, और अगर आवाज़ से आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना और वैसे रीड कर लेना। डायनोफ्लिजलेट
ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसमें उपस्थित वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल दिखते हैं। इसकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएँ होती है। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कपसाव होते हैं, जिसमें एक लंबवत, दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच में खांच में उपस्थित होता है। लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले विष के कारण मछली व अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनियोलेक्स, ये याद कर लेना। लाल डायनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल पूछे तो गोनियोलेक्स बता देना। और ये इसका ये डायग्राम हुई है, ये देख लेना, इस तरह का आता है ये गोनियोलेक्स। उसके बाद में दोस्तों आएगा यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में इसमें अधिकांश स्वजल में पाए जाने वाले जीवधारी है, जो स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। ये स्वजल में भी पाए जाते हैं और स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इसमें दो कसाब भी होते हैं, इनमें एक छोटा और एक दूसरा लंबा होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषित होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नियमन करने सूक्ष्म जीवधारी का शिकार कर प्रपोष की तरह भी व्यवहार करते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उत्पादों में उपस्थित वर्णों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। यूग्लिनोइड का उदाहरण क्या होगा? यूग्लिना। ये याद रखना, यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर देख लो आप, ये वेब पे ये इस तरह का होता है यूग्लिना। उसके बाद में अवपंक कवक, उसके बाद में अपंक आएगा। इसमें अवपंक कवक की मर्तपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समय प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिवेक्षण वायु के साथ होता है। अब आएगा प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यह याद रखना, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ, इसमें जो कितने 4 भागों में बांटा गया है प्रोटोजोआ को। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से शिकार पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ में जैसे एंटीबीवी परजीवी। अब प्रोटोजोन के जैसे एग्जाम्पल ये याद कर लेना। एक तो डायनोफ्लेजिलेट आएगा, यूग्लिन आएगा, औपंकवक आएगा, प्राइमेसियम आएगा। प्रोटोजोन के एग्जाम्पल पूछे तो ये आप ये याद कर लेना, चारों इम्पोर्टेंट है। दूसरा टाइप इसका कसाबी प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ 4 टाइप के होते हैं। वो एक तो वो हो गया, एक कसाबी प्रोटोजोआ, अमीबी प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य शौच परजीवी होते हैं, जिसके शरीर पर कसाव पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी कारण होते हैं, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। कसाबी प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, ये याद कर लेना। पक्षमार्गी प्रोटोजोआ ये जलीय अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमार्ग पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमार्गों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। पक्षमार्गी प्रोटोजोआ का उदाहरण पैरामीशियम है, ये याद कर लेना। कसाबी का प्रोटोजोआ का ट्रिपेनोसोमा, पक्षमार्गी का पैरामीशियम। अब स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल देख लेना। अब आएगा स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य जीवाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया प्रजाति है। स्पोरोजोआ का उदाहरण प्लाज्मोडियम, याद कर लेना। यह बहुत नुकसान पहुंचाता है, जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है इसके। अब लास्ट फंजाई होता है, उसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करना तभी बनाऊंगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।